हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूं दोस्तों अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बादल एजुकेशन गुरु पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे जीएनएम फर्स्ट ईयर। काफ़ी विद्यार्थियों के कमेंट्स आ रहे थे, बोल रहे थे कि सर जीएनएम फर्स्ट ईयर के ऊपर वीडियो बनाएं, किस तरह से पास होने के लिए पढ़ें और किस तरीके से जो है एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेगा किस तरह से बनेगा, उसके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिकों की बात करें तो उसके ऊपर पूरी की पूरी आपको चर्चा करेंगे। इतना बता रहे हैं कि आज के इस वीडियो को देखने के बाद में ना तो आपके बैक लगेगी इन फ्यूचर, अगर इन रूल को आप फॉलो करते हो और अच्छे से वीडियो को देखते हो तो, और अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है ना। तो पूरी वीडियो में बात करें किस तरीके से क्या है, किस तरीके से पेपर में लिखना होता है, किस तरीके से नहीं लिखना होता है। और दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए हो तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाला हर एक आगामी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और पहुंचता रहे इन फ्यूचर, क्योंकि यहाँ से मिलती है आपको सटीक इन्फॉर्मेशन, पल पल की खबर। तो जैसा कि आपको पता होगा, आपके सामने अगर बात की जाए तो आपका जो पेपर होता है एग्जाम में, तो वो उसमें कॉपी में किस तरीके से आपको लिखना है, किस तरीके से नहीं लिखना है। और जो फर्स्ट ईयर है उसमें अगर आपने अभी तक पढ़ाई नहीं की है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप पढ़ाई शुरू करते हो तो किस तरह से क्या प्रोसेस आपको करना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि आपका जो भी है जीएनएम के जितने भी फर्स्ट ईयर के तमाम स्टूडेंट्स हैं, चाहे आपकी कोई सी भी सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट की अगर बात करते हैं यहाँ पर CHN हो, यानी CHN हो, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग हो, या आपकी जो भी है साइकोलॉजी हो, ठीक है ना, साइकोलॉजी हो, या आपकी बात करें फंडामेंटल हो, उसके बाद में या आपकी बात करते हैं बायो साइंस हो, ठीक है ना, या आपकी माइक्रोबायोलॉजी इसमें ऐड होती है, ठीक है ना, माइक्रोबायोलॉजी हो। तो ये तमाम तरह की जो सब्जेक्ट हैं ये आपके फर्स्ट ईयर के अंदर आपको देखने को मिलती हैं। तो इनमें अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है अब तक तो उसके बारे में पूरी की पूरी बात बताएंगे और किस तरीके से क्या लिखना होता है, किस तरीके से क्या नहीं लिखना होता है। तो यहाँ पर अगर आप फर्स्ट ईयर में जब भी एग्जाम देने के लिए जाते हो तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर आपको 75 नंबर का जो आपका पेपर है वो होता है। 75 नंबर का जो पेपर है वो होता है। उसके बाद में आपके 25 जो नंबर है वो आपके जाते हैं आपकी कॉलेज से, ठीक है ना, यानी जिसको 70 अंक के जो नंबर बोलते हैं वो आपके कॉलेज लेवल से जाते हैं। और जो 75 जो नंबर है वो आपका पेपर आता है, तो ये आपके कॉलेज लेवल से जाते हैं। अब यहाँ पर दो चीज़ें, दो पहलू आपके सामने है, एक कॉलेज लेवल का पहलू है और एक आपका पेपर लेवल का पहलू है। उसमें क्या बात करते हैं, अगर कॉलेज लेवल के और जो दोनों को मिलाकर के अगर बात की जाए तो यहाँ पर 100 नंबर का जो आपका पेपर है उसमें वो जो पेपर है वो हो जाएगा। अब अगर मान के चलो सपोज दैट कि आपके 20 नंबर जाते हैं, आपका परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही हो कॉलेज के अंदर, आपकी आपने कोई भी क्रियाकलाप ऐसी की हो कॉलेज के अंदर कि आपने जहाँ तक कि जो है अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं किया हो, तो 20 नंबर वो आपकी कॉलेज वाले भेजते हैं, ठीक है ना, 20 नंबर वो आपके कॉलेज वाले भेजते हैं। और तो 20 तो वहाँ से आपके जाएंगे ही जाएंगे 100%। लेकिन अब पेपर में आपको किस तरीके से क्या है, तो इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो तो ज़्यादा तो कुछ नहीं कह रहे, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद जो रूल और जो रूल हम आपको बताएंगे, टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे, उनको अगर फॉलो करते हो तो आपके 50 नंबर इजीली आ जाएंगे, ठीक है ना। 50 नंबर अगर आप वहाँ से गेन कर लाओगे इस वीडियो को देखने के बाद, अच्छे से लिखोगे तो फिर आपकी जो परसेंटाइल है वो 70 परसेंटाइल ईजिली बन जाएगी, ठीक है ना। ध्यान रखना इस चीज़ का, और 70 परसेंटाइल बनने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो वो बिल्कुल आपको एक्यूरेसी के साथ बताएंगे। तो जैसे कि मान के चलो आपके पास में हम इसमें बात करते हैं कि आपका जो बता दिया हमने किस तरह से क्या नंबर रहते हैं। तो आपका जो है पेपर में जो है रहता है 75 नंबर का पेपर रहता है आपके पास, ठीक है ना। और आपके पास देखो अपॉर्चुनिटी ये रहती है कि आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, वो आपके कम से कम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और रेगिस्तान वाले जो क्वेश्चन आते हैं, आपके फिल इन द ब्लैंक्स वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो कम से कम 15 नंबर के आपके आते हैं, 15 नंबर के आते हैं। तो आप क्या करना, उन क्वेश्चनों को कभी गलत मत करना और उनकी प्रैक्टिस आप करना, ठीक है ना। अगर आपके सामने वाला भी कोई एग्जाम के अंदर बैठा है तो उससे भी पूछ के इनको MCQ को तो आप करेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये MCQ तो आपकी गलत नहीं होने चाहिए। 15 नंबर आप समझ सकते हो कि आपको फ्री के मिलते हैं, बिल्कुल फ्री के मिलते हैं। जो चीज़ आप थ्योरी में पढ़ते हो, थ्योरी की उस चीज़ को तोड़ के आपका जो MCQ है वो बनाया जाता है, ठीक है ना। सपोज दैट बात करें कि आपका अगर देखो जैसे कि एनाटॉमी में अगर बात करते हैं कि मानव हृदय का वजन कितना होता है, ठीक है ना। अगर हिंदी में आपका पेपर आता है तो उसमें आता है आपका मानव हृदय का वजन कितना होता है, तो उसमें आपको दे रखा होता है कि आपका 400 ग्राम होता है, ठीक है ना, 500 ग्राम होता है, 600 ग्राम होता है, तो 700 ग्राम होता है। तो जब आपने हार्ट पढ़ा होगा तो ये डेफिनेटली बात है कि हार्ट के इंट्रोडक्शन में आपने ये भी पढ़ा होगा कि हार्ट का वेट कितना होता है। तो हार्ट का वेट होता है वो होता है 300 ग्राम। तो 300 ग्राम होता है, तो 300 ग्राम करेक्ट है। अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा तो 300 ग्राम आप राइट करके आओगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपका है, ये आपके पहलू है 15 नंबर का जो क्वेश्चन है उनके रिगार्डिंग, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, ये तो आपको गलत करनी नहीं है किसी भी कंडीशन में, एनी हाउ कंडीशन में, ठीक है ना। अब बड़े क्वेश्चनों की बात आते हैं, तो बड़े क्वेश्चनों की अगर मैं बात करूं तो बड़ा क्वेश्चन अगर मान के चलो जैसे कि फंडामेंटल में कोई टॉपिक उठा के देख लो आप, ठीक है ना। फंडामेंटल में कोई टॉपिक उठा के देख लो तो उस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखो कि आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन के अंदर। जैसे कि मान के चलो अब मैं आपसे यहाँ पर बात करता हूँ, कि फंडामेंटल में आपसे पूछा है हेल्थ, डिफाइन हेल्थ यानी स्वास्थ्य क्या है।
स्वास्थ्य को डिफाइन करें 4 नंबर के अंदर, 4 नहीं 2 नंबर में आप डिफाइन करके बताओ इसको। तो आप हेल्थ को 2 नंबर में डिफाइन कराओगे, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, आपसे 4 नंबर में पूछा है आपसे डायमेंशन ऑफ हेल्थ, ठीक है ना, हेल्थ की डायमेंशंस बताएं आप। तो डायमेंशंस ऑफ हेल्थ, तो ये भी आपसे एक पूछ लिया जाएगा, तो ये है 4 नंबर का। उसके बाद में आपसे पूछ लिया जाएगा जो है हेल्थ के बारे में, इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ, ठीक है ना। तो ये चीज़ है आपकी इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ के बारे में, हेल्थ का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। तो ये क्योंकि फंडामेंटल में इजीली ये पूछ लिया जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर गौर डालें तो यहाँ पे क्या करना है, अब आपसे सपोज दैट आपने डेफिनेशन लिख दी। डायमेंशन की अगर बात करें तो डायमेंशन को ऐसे नहीं लिखना है कि जैसे आपने डायमेंशन यहाँ पर डाल दिया, ठीक है ना। डायमेंशन ऐसे आपने हेडिंग डाल दी, उसके बाद में एक पॉइंट लगा दिया, डायमेंशन के बाद में फिजिकल डायमेंशन, ठीक है ना। उसके बाद में मेंटल, ठीक है ना। उसके बाद में इमोशनल, उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट स्पिरिचुअल। तो इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर जो है नहीं करना है, और इस ऐसे आप सोशल। तो एक तरह ये तरीका होता है लिखने का। इस तरीके से अगर आप डायमेंशन को लिखोगे ना तो एग्जामिनर का दिमाग कहीं ना कहीं दिमाग घूम जाएगा कि इस स्टूडेंट पे इतना खास आता नहीं है, इसने जैसे तैसे लिखा है ये, ठीक है ना। और इसी चीज़ को आप अच्छे से रिप्रेजेंट करके लिखते हो। अच्छे से रिप्रेजेंट करके कैसे लिखोगे वो भी हम आपको बता रहे हैं। जैसे सपोज दैट आपसे पूछा है डायमेंशन ऑफ हेल्थ, तो एक आपको यहाँ पर बड़ा एरो बना लेना है। उस बड़े एरो के अंदर आपको यहाँ पर सर्किल में आपको डायमेंशन ऑफ हेल्थ डाल देना है। डायमेंशन रियलिटी बता रहा है, लिटरली एक नंबर नहीं काटेगा एग्जामिनर की, क्या औकात है जो एक नंबर काट जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है डायमेंशन ऑफ हेल्थ डाल देना है आपको। अब कुछ एरो खींच के, कुछ इस तरीके से एरो खींच के यहाँ पर आपको जो है इस तरह से 5 डायमेंशन होते हैं, तो 5 डायमेंशन को इस तरह से मेंशन करोगे ना तो अच्छे नंबर आएंगे, बिल्कुल अच्छे नंबर आएंगे। 4 में से वो 4 नंबर पक्के देगा अगर ढंग से लिखा है तो, ठीक है ना। तो डायमेंशन ऑफ अगर हेल्थ आपने यहाँ पर लिखा है, तो डायमेंशन ऑफ हेल्थ की अगर बात करें इसमें तो जो भी है, जैसे कि अगर बात करते हैं आपसे जैसे फिजिकल हेल्थ, ठीक है ना। फिजिकल जो हेल्थ है वो है फिजिकल हेल्थ, ठीक है ना। डायमेंशन ऑफ हेल्थ की बात करते हैं तो फिजिकल हेल्थ। उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर दूसरे नंबर पर मेंटल हेल्थ। उसके बाद में तीसरे नंबर पर बात करते हैं सोशल हेल्थ, ठीक है ना, सोशल हेल्थ। उसके बाद में बात करते हैं आपकी जो भी है सोशल के बाद में फिजिकल हो गया, मेंटल हो गया, सोशल हो गया। उसके बाद में स्पिरिचुअल की अगर बात करते हैं, ठीक है ना, स्पिरिचुअल की अगर बात करते हैं, और उसके बाद में इमोशनल की अगर बात करते हैं। तो इस तरीके से अगर आप कॉपी में रिप्रेजेंट करोगे ना, अगर कॉपी, क्योंकि आपको पता है इससे पेज भी भरेगा, पहली बात ये, ठीक है ना। और जो एग्जामिनर है उसका जो है आकर्षण भी जाएगा कॉपी के प्रति आपका जो भी है, तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। इस तरीके से अगर आप लिखोगे तो डेफिनेटली आपको 4 में से 4 नंबर देंगे। अगर वो 4 भी नंबर नहीं देगा ना तो लिटरली बता रहे 3.5 नंबर, उसकी कोई औकात नहीं है वो आपका नंबर काट जाए। तो कॉफी को अगर वो देखते ही बोलेगा कि हाँ बंदे में कुछ तो टैलेंट है। एक सपोज करो, एक जो आपके पास में एग्जामिनर के पास में पहले नंबर वाला जो स्टूडेंट है उसकी कॉपी गई है, उस कॉपी में बस हेल्थ की ओनली, जैसे हेल्थ की डायमेंशन पूछी उसने डेफिनेशन डाल दी हेल्थ की, तो हेल्थ की डेफिनेशन लिख के उसने डायरेक्ट डायमेंशन 1 नंबर 2 नंबर डाल के ऐसे कर दिया। तो एक तो स्टूडेंट हो गया, और एक आपने इस तरीके से कॉपी में लिखी है डायमेंशन, फिर आपने उनके बारे में धीरे धीरे नीचे डिस्क्राइब किया एक एक से, तो अच्छे से आपके नंबर मिलेंगे। तो ये तरीका होता है आपका लिखने का। तो ये जो तरीका है वो आपको अपनाना चाहिए। इस तरीके को आप देखो, जैसे मैं नहीं कह रहा कि हर क्वेश्चन में इस तरीके को ही अपनाओ, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें अपन को ये रूल है वो फॉलो करना होता है। तो ऐसे की बात करें फंडामेंटल में ये रूल आपको फॉलो करना होगा, साइकोलॉजी में आपको ये रूल फॉलो करना होगा, क्योंकि साइकोलॉजी में अगर आप प्रिंसिपल लोगोगे तो प्रिंसिपलों को इसी सीक्वेंस में आपको लिखना होगा, ठीक है ना। इस तरीके से अगर आप लिखते हो तो एक नंबर नहीं कटेगा आपका। तो इस तरीके से आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हो। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो कम्युनिकेशन की अगर बात करते हैं, तो जैसे कि आप बात करें इसमें कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन में भी आपको इसी प्रकार लिखना है। जैसे कम्युनिकेशन में आपको बॉक्स बना लेने हैं, तो कम्युनिकेशन में सेंडर हो गया, तो सेंडर के बाद में आपका इस तरीके से आपका होगा, सेंडर के बाद में मैसेंजर आपका हो गया, ठीक है ना, मैसेंजर आपका हो गया। उसके बाद में बात करते हैं एनकोडिंग हो गया, इस तरीके से एनकोडिंग आपका हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर एरो लगा दोगे, तो यहाँ पर थोड़ा स्पेस नहीं है, तो यहाँ पर एरो लगाने के बाद में चैनल आपका हो गया, ठीक है ना, चैनल आपका हो गया। चैनल के बाद में जो तमाम तरह की चीज़ें हैं, चैनल के बाद में आपका आएगा रिसीवर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। रिसीवर के बाद में आ जाएगा आपका फीडबैक। तो जैसे कि सेंडर लिख दिया तो एक बॉक्स सेंडर का बना दिया, दूसरा बॉक्स आपने मैसेंजर का बना दिया, तीसरा बॉक्स आपने जो भी है इनकोडिंग डिकोडिंग जो भी रहता है, ठीक है ना, उसका बना दिया। उसके बाद में चैनल का आपने वो बना दिया एक बॉक्स, एरो खींच के, और वहाँ पर डालना भी है कि 1 नंबर 2 नंबर, ठीक है। इस तरीके से डालोगे ना। उसके बाद चैनल, उसके बाद में रिसीवर कौन होता है, जैसे कि कोई मेरे को मैसेज भेज रहा है या मैं आपको मैसेज भेज रहा हूँ, जैसे आप मेरे को मैसेज भेज रहे हो तो मैं उस मैसेज को रिसीव कर रहा हूँ, तो मैं रिसीवर हो गया ना।
फिर उसके बाद में मैं उस मैसेज का अदर जैसे फीडबैक दूंगा। आपने मेरे को मैसेज किया हाय किसी भी व्हाट्सएप के माध्यम से या टेलीग्राम के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से, तो आपने मेरे को हाय भेजा तो मेरे पास वो आया, मैसेज आया मैसेंजर के माध्यम से मेरे पास वो मैसेज आया, तो मैं कौन हो गया, रिसीवर हो गया मैं। उसके बाद में मैं आपको रिटर्न रिप्लाई देता हूं तो आप कौन हो गए, उसके जो सॉरी मेरा क्या हो गया, वो फीडबैक हो गया, तो मेरा आपके प्रति फीडबैक। तो इस तरीके से जो है आप लिख सकते हो। तो ये जैसे कि लंबी वीडियो हो सकती है थोड़ी आपको इसमें, लेकिन समझ में सारी चीज़ें आएंगी, ये हम बात बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो एक तो ये तरीका हो गया, 2-3 बातें तो इसमें हमने कर ली है, ठीक है ना। तो ये आज इसी चीज़ के ऊपर बात करेंगे कि किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से नहीं लिखना है। तो 2 तरीका तो ये हो गए, 1 नंबर नहीं काटेगा एग्जामिनर, ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। अब पहली बात ये है कि कोई भी आपके पास में है, जैसे कि मान के चलो कोई भी क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन आपका पास में है, क्वेश्चन का जो नंबर है 5 नंबर का क्वेश्चन आपके पास में दिया है। अब काफ़ी बोलेंगे कि सर 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आखिर उसमें कितना क्या लिखना है मटेरियल, तो ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है। 5 नंबर का अगर आपके पास में क्वेश्चन आता है तो 5 नंबर के क्वेश्चन में आपको 2.5 से 3 पेज भरना है, 2.5 से 3 पेज आपको तो भरना ही भरना है, ठीक है ना। एक हम बात बता रहे हैं आपको, जैसे 2.5 से 3 पेज आपको किस प्रकार भरना है। सपोज दैट ये जो कॉपी है एग्जाम में ये कॉपी आपके सामने होती है, ठीक है ना। तो इस कॉपी में क्या होता है, एक तो ये पेज आपका रहता है, ये पेज, ठीक है, एक ये पेज रहता है। तो इस पेज में एक इधर से और एक इधर से इसको आपको भरना है, ठीक है ना। और आधा पेज आप इसमें भर सकते हो, आधा नहीं तो एक पेज आप इसमें भर देना, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर आप पेज भरते हो 5 नंबर के क्वेश्चन में इतना बहुत होता है एग्जाम की जो कॉपी होती है उसमें, ठीक है ना। अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें 5 पेज भर दो, ठीक है ना। 16 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें 8 पेज भर दो। ये तो है नहीं कि 16 नंबर के क्वेश्चन में आप 40 पेज टेक के आ गए कि पूरा का पूरा निबंध लिख के आ गए, जैसे कि निबंध देते हैं ना कि आप निबंध लिखो स्कूल टाइम में, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी होती है। वहाँ पे हमको ये रिप्रेजेंट नहीं करना होता कि हमारी हिंदी कैसी है, हमारी इंग्लिश कैसी है, ये सारी चीज़ें रिप्रेजेंट नहीं करनी होती। एक बात समझना, काफ़ी स्टूडेंट क्या करते हैं कि अगर बात करें, काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं एग्जाम में जाते हैं और एग्जाम में जाने के बाद क्या शो करते हैं कि अरे हम तो इंग्लिश ऐसी लिखेंगे। जीएनएम का एग्जाम की बात बता रहा हूँ, आप किसी भी भाषा में पेपर दे सकते हो जीएनएम का, हिंदी में भी दे सकते हो इंग्लिश में भी देते हो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है ना। लेकिन दिक्कत ये है अगर आप हिंदी में देते हो तो हिंदी के साथ में आप इंग्लिश कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन इंग्लिश में देते हो तो इंग्लिश के साथ हिंदी मिक्स नहीं कर सकते हो, ये समझना आप। लेकिन बात कुछ और थी, टॉपिक कुछ और चल रहा था हमारा। टॉपिक ये चल रहा था कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अपन को खुद को अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए कि हमें तो इंग्लिश इतनी अच्छी से आती है, तो इंग्लिश को आपको दर्शाना नहीं है बाकी हमें इतनी इंग्लिश आती है, अपन को ओनली जो है पेपर अच्छा करना है। पेपर अच्छा करना है तो साइकोलॉजी का पेपर है तो साइकोलॉजी के पेपर है, साइकोलॉजी दर्शानी है हमें कि इस तरीके से हम साइकोलॉजी लिखते हैं, इस तरीके से हम साइकोलॉजी करते हैं। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो आपको करनी है एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। पढ़ना कैसे है, ये तो वीडियो आपकी टिप्स और ट्रिक्स के ऊपर हो गई कि क्या किस तरह से क्या है पढ़ना, क्या है क्या नहीं पढ़ना है, तो वो भी आप जान लीजिए। पढ़ने के लिए देखो एक बात बता रहे हैं, अभी एग्जाम के 2 से 3 महीने आपके बचे हैं, ठीक है, 2 से 3 महीने आपके एग्जाम के बचे हैं। अब उसमें किस तरह से जो है स्टडी करनी है, किस तरीके से प्लान बनाना है, तो यहाँ पर देखो एक आपको क्या करनी है, स्मार्ट स्टडी करनी है। स्मार्ट स्टडी का एक यहाँ पर फॉर्मूला होता है। तो देखो एक बात बता दें, यहाँ पर एक है आपके पास में प्रियंका, ठीक है ना, एक प्रियंका है, यहाँ पर बात चलना, एक प्रियंका है और एक नीतू है, ठीक है ना। 2 लड़की हैं, दोनों ही अच्छी दोस्त हैं, ठीक है ना, दोनों एक साथ पढ़ाई करती हैं। अब यहाँ पर अगर बात करते हैं तो प्रियंका 6 घंटे पढ़ाई करती है, ठीक है ना, प्रियंका 6 घंटे पढ़ाई करती है और जो नीतू है वो 8 घंटे पढ़ाई करती है। लेकिन यहाँ पर जो है नीतू ज़्यादा पढ़ाई करती है, चलो नीतू का 10 घंटा यहाँ पर कर लेते हैं अपन। तो प्रियंका 6 घंटे पढ़ाई करती है और नीतू यहाँ पर 10 घंटे पढ़ाई करती है, लेकिन नीतू के मुकाबले प्रियंका ज़्यादा होशियार है। इसका क्या रीज़न है, तो इसका रीज़न ये है कि प्रियंका जो है वो स्मार्ट स्टडी करती है और नीतू जो है स्मार्ट स्टडी नहीं करती है। तो स्मार्ट स्टडी का क्या मतलब है, भले आप पढ़ो कम लेकिन उस हिसाब से पढ़ो कि जो कोई भी टॉपिक है, जैसे मान के चलो स्प्लीन पढ़ रहे हो एनाटॉमी के अंदर, तो स्प्लीन पढ़ रहे हो तो स्प्लीन के बारे में पढ़ो, तो स्प्लीन को इस तरीके से पढ़ो कि स्प्लीन के बारे में पूरी नॉलेज आपको होनी चाहिए और बाद में भी कोई पूछे ना आपसे तो आपको कि मतलब एक तरह से कॉन्सेंट्रेट होके उस चीज़ को पढ़ना है, उस टॉपिक को पढ़ना है। नीतू क्या है, नीतू क्या करती है, पढ़ती तो है, ये भी पढ़ती है, ऐसी बात नहीं है, नीतू भी पढ़ाई करती है, क्योंकि नीतू 10 घंटा पढ़ती है, 4 घंटा ज़्यादा पढ़ती है। लेकिन नीतू का क्या है, बीच बीच में इंस्टाग्राम आ जाता है, 5 मिनट इंस्टाग्राम देख लिया, उसके बाद में नीतू क्या करती है, 5 मिनट व्हाट्सअप खोल लिया। तो ये नीतू क्या है, स्मार्ट स्टडी नहीं कर पाती है। और ये प्रियंका क्या है, स्मार्ट स्टडी करती है। तो स्मार्ट स्टडी आपको करना है,
तो ये चीज़ अगर आप करते हो, लाइक हमारा कहने का मतलब है कि स्मार्ट स्टडी आप करोगे। और नीतू के साथ में प्रॉब्लम क्या होती है, नीतू फिर जाके बोलती है अपने दोस्तों में बोलती है कि मोर स्टडी मोर प्रॉब्लम, लेस स्टडी लेस प्रॉब्लम। इसका मतलब है कि ज़्यादा पढ़ोगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपकी आएंगी। ऐसी नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर आप कम भी पढ़ते हो ना, कम समय में ज़्यादा भी पढ़ने का वो तरीका है, वो होता है। तो आपको क्या करना है, स्मार्ट स्टडी करनी है। आपको प्रियंका बनना है, प्रियंका बनना है। जैसे कि लड़की प्रियंका बन जाएंगी और तो लड़का लोकेश बन जाना। कोई भी लड़का है लोकेश बन जाना। और इधर नीतू की जगह कोई भी लड़का है तो यहाँ पे जैसे कि बात करें कोई भी बन जाना, XYZ कोई भी लड़का बन जाना यहाँ पे। तो बात ये है कि लड़के को लोकेश बन के पढ़ाई करनी है और प्रियंका बन के लड़की को पढ़ाई करनी है। इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आपका जो भी है अच्छा होगा और पेपर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और आपके बड़े भाई की तरह मैं आपके साथ खड़ा हूँ। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो ना, मुझे बताएं, मैं आपके साथ हूँ हरदम, ठीक है ना। मुझे बताएं कि आपको ये प्रॉब्लम है पढ़ाई के प्रति। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से पढ़ोगे, कहाँ से नहीं पढ़ोगे, उसके लिए चैनल आपका है बादल एजुकेशनल गुरु। चैनल पे आप अगर जाओगे तो चैनल की प्लेलिस्ट देखोगे तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको वहाँ मिलेंगे। लेकिन अब भी और क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवा देंगे। लेकिन ये जो वीडियो है वो वीडियो इसीलिए है आपको कि आप तैयारी कर सको, अपनी तैयारी है उसको स्टार्ट कर सको, ठीक है ना। रुझान आना शुरू हो गया है बच्चों की कि सर एक वीडियो बनाओ, फर्स्ट ईयर के एग्जाम आ गए, ये वो फलाना ठिकाना। तो उसके ऊपर पूरी स्ट्रेटेजी वीडियो हमने आपको बनाया है। लाखों बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, तो आप भी जुड़ें और अपना जो भी है फ़ायदा उठाएं, जो भी आपको चीज़ें मिल रही हैं उन सब का, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हो गई। अब कितना घंटा पढ़ना है, कितना घंटा नहीं पढ़ना है। स्मार्ट स्टडी करोगे तो 4 घंटा 6 घंटा बहुत है। 6 घंटा अगर आप पढ़ते हो तो बहुत है स्मार्ट स्टडी। आपको नीतू नहीं बनना है, प्रियंका बन के पढ़ाई करनी है, स्मार्ट स्टडी करनी है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर बात करते हैं सोल्ड पेपर, तो बिल्कुल देखो सोल्ड पेपर आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है, हम ये नहीं कह रहे कि सोल्ड पेपर से पढ़ के ये होता है वो होता है। सोल्ड पेपर इसलिए पढ़ना पड़ेगा क्योंकि सोल्ड पेपर से क्या होता है, आपको एक मीडियम पता चल जाता है कि पेपर का पैटर्न क्या आता है, पेपर का पैटर्न क्या आता है। बाकी आपको खुद के नोट्स पढ़ने हैं, सेल्फ नोट्स जो आपने कॉलेज में बनाए हैं, सेल्फ नोट्स विद आपके पास में अगर बुक्स है कोई भी, प्रीति अग्रवाल हो, ठीक है ना, या नीतू की हो या दीप्ति की हो, किसी की भी आजकल मार्केट में बहुत चल रही है, नैन्सी की हो, बहुत बुक चल रही है, रामधारी सिंह की हो, तो काफ़ी बुक चल रही है। जो भी XYZ किसी की भी बुक आप पढ़ते हो। लेकिन हम बता रहे हैं कि अगर आप नोट्स अगर खुद की पढ़ रहे हो और बुक पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपको क्या करना है, लास्ट टाइम पे एग्जाम के लास्ट टाइम पे जो सोल्ड पेपर होता है, सोल्ड पेपर आता है, अमित पब्लिकेशन का आता है, हेमेंद्र यादव का आता है, काफ़ी आते हैं। तो सोल्ड पेपर पढ़ रहे हो तो वो भी पढ़ना जरूरी है। वो पढ़ना, हम ये नहीं कह रहे कि वो पढ़ने से क्या होगा, वो इसलिए पढ़ना चाहिए आपको क्योंकि उसमें क्या है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपके होते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं तो उससे आपको पेपर का पैटर्न पता चल जाता है, पेपर का माध्यम पता चल जाता है कि इस तरह का जो पेपर है वो एग्जाम के अंदर बनता है और इस तरह के जो क्वेश्चन है वो बनते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। कम से कम 20 मिनट का ये वीडियो हो गया होगा शायद, जहाँ तक लगता है, ठीक है। तो 20 मिनट में वो सारी चीज़ें कवर की हैं जो आपके फर्स्ट ईयर में बैक लगने से आपको बचा सकती हैं, ठीक है ना। ध्यान रखना इस चीज़ का। इस वीडियो को देखने के बाद इधर उधर भटकने की, यूट्यूब चैनलों पे जाने की कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप हमारे कंसिस्टेंट स्टूडेंट हो तो, ठीक है ना, कंसिस्टेंट सब्सक्राइबर हो तो, ठीक है। तो कहीं भी इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रही बात आपके नोट्स वगैरह की, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें आप सभी भाई बहन ज्वाइन हो जाना। उससे आप जो भी है वो देख लेना, अपना जो भी है, और सिलेबस आप देख लेना, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करना शुरू कर देना, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अब बात करते हैं कि अब कल रोज रेगुलर से वीडियो आएंगी। जैसे कि अभी बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हम बताएंगे चारों सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बताएंगे आपको। और ये नहीं है कि उसमें कोई मनगढ़ंत कहानियाँ घुसा दें, रामायण का पूरा लेख रामचरितमानस को उसमें भर दें, बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। उसमें मात्र 10 से 12 क्वेश्चन प्रत्येक सब्जेक्ट के आपको दिए जाएंगे। उसमें से भी क्या होगा, वो सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे, वो सब्जेक्ट के क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिनमें आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन 50 नंबर के देखने को मिलेंगे। हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, डायरेक्ट 50 नंबर के क्वेश्चन आपको आराम से देखने को मिलेंगे। तो वहाँ से आपका जो सिलेबस है वो आराम से आएगा। लेकिन उससे पहले जैसे कल वीडियो मिल जाएगी, कल वीडियो आपको उसकी प्रोवाइड करवा देंगे, जिससे कि क्या होगा, आप कोई भी जो टॉपिक है, जैसे एनाटॉमी के कौन से इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, एनाटॉमी का बहुत बड़ा पोर्शन है, फंडामेंटल का बहुत बड़ा पोर्शन है, उनके बारे में आपको पूरी की पूरी जो वीडियो है वो मिल जाएगी, ठीक है। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन है आपके पास में, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। वीडियो किस चीज़ के ऊपर चाहिए, वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए वो भी बता देना, वो उसके ऊपर भी हम आपको बता देंगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। आई होप वीडियो आपको समझ में आई होगी, सब्सक्राइब जरूर करके जाए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।